इधर एथेनॉल को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसमें कुछ खबरों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कहीं एथेनॉल वाली बहस जो चल रही है वो कहीं पूरी बेमानी ना हो जाए। सौ बात की एक बात यह कि क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की आगे जरूरत पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग गाड़ी कोई 1-2 साल के लिए तो लेते नहीं है, 5-10-15 साल के लिए गाड़ी या बाइक लेती है पब्लिक। इसीलिए एथेनॉल को लेकर इतने सवाल भी हो रहे हैं और इतना बवाल भी हो रहा है क्योंकि लोगों को गाड़ी लंबी चलानी है। लेकिन बाकी जो हो रहा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एथेनॉल पर जोर इसलिए भी बढ़ रहा था क्योंकि ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कच्चे तेल की सप्लाई पर ही सवाल उठ गए थे, तो पूरी दुनिया दूसरे विकल्प देखने लगी थी और यह लगने लगा था कि इस तरह के जो ब्लैकमेल चल रहा था उससे मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी होगी। और उसी में हमारे यहां भी यह विश्लेषण होने लगे थे कि एथेनॉल पर और जोर लगाना चाहिए। अभी 20% एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, E20 गाड़ियां चल रही हैं, आगे E25 पर जाना चाहिए यह कहा जाने लगा, यानी 25% एथेनॉल मिलाने पर। और E85 भी आ गया फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन वाली गाड़ियों के लिए, जिसमें 85% एथेनॉल है। E100 की बातें होने लगी, यानी 100% एथेनॉल की। तो यह लग रहा था कि ईरान युद्ध ने देश में एक तरह से एथेनॉल युग लाने में तेजी ला दी है, लेकिन कहीं इसका उल्टा ना हो जाए। कहीं ईरान युद्ध की वजह से एथेनॉल की देश में रफ्तार बढ़ने के बजाय और धीमी तो नहीं हो जाएगी। इतना बवाल हो रहा है माइलेज पर और गाड़ी के पुर्जे खराब होने पर इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ध्यान दीजिए बाकी खबरें क्या आ रही हैं। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया था और दुनिया की 20% तेल की सप्लाई रुक गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल थी युद्ध से पहले, वो $100 के पार चली गई थी। लेकिन अब क्या हो गया है, कच्चे तेल की कीमतें फिर $70 प्रति बैरल आ गई हैं और उससे भी नीचे जा रही हैं। कच्चा तेल बेचने वाले देश जो हैं मिलकर अपना संगठन चलाते हैं, आप जानते ही होंगे, ओपेक प्लस, और ये अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करके रखते हैं ताकि सप्लाई ज्यादा ना हो जाए, डिमांड से ज्यादा सप्लाई ना हो जाए और कीमतें कम ना हो जाए। लेकिन यूएई इस संगठन से अलग हो गया था ईरान युद्ध के टाइम ही, तो वो अपना तेल बाजार में अपने हिसाब से सप्लाई कर रहा है, वो ओपेक प्लस के हिसाब से नहीं करेगा। ईरान प्रतिबंध हटने की बात कर रहा है अमेरिका से, तो ईरान का तेल भी बाजार में आएगा ही। रूस को यूक्रेन युद्ध की वजह से पैसा चाहिए तो रूस का तेल भी मिल रहा है बाजार में और अमेरिका उसको भी रोकने की हालत में नहीं है। यह हालत हो गई है कि सऊदी अरब भी अपने कच्चे तेल पर डिस्काउंट दे रहा है। तो कहां तो कच्चे तेल की शॉर्टेज की हालत थी, ये तो उल्टा ज्यादा सप्लाई आ रही है बाजार में और दाम गिरे जा रहे हैं। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं गिरे हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो गिरते जा रहे हैं। तो ये तो हुई एक खबर जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी जो खबर इससे जुड़ी हुई है वो ये कि ईरान युद्ध ने लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली की राज्य सरकार ने तो पॉलिसी ही निकाल दी कि आने वाले सालों में 3 व्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे, फिर 2 व्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे और कारें भी बहुत सारे लोग अब इलेक्ट्रिक लेने लग गए। इतने साल से सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन 7-8% इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बिक रही थी। लेकिन ईरान युद्ध हुआ तो मई और जून में तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री कुल बिक्री के 11% को पार कर गई और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते ही जा रहे हैं और गाड़ियां भी आती ही जा रही हैं, नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां। पहले लोगों को यही डर रहता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो तो ले लें, लेकिन रास्ते में चार्ज करने की जरूरत पड़ गई तो कहां चार्ज करेंगे, तो पहले सरकार पूरे देश में चार्जर लगा दे तब लेंगे गाड़ी। लेकिन भारत में जो पहले से होता आया है वही इस केस में भी होता दिख रहा है कि पैर पहले फैला दो, चादर उसके बाद खींच लेंगे। सड़कों के केस में भी यही हुआ था। 1980 के दशक से पहले पब्लिक को सड़कों की चिंता नहीं रहती थी क्योंकि कार तो होती नहीं थी किसी के पास, बस में चलते थे, सड़क कैसी भी हो। लेकिन मारुति आई तो सबने कार लेना शुरू कर दिया। जब कार ले ली लोगों ने तो लोगों को सड़कों की फिक्र होनी शुरू हो गई और फिर यह हालत हो गई कि सरकारें ही इस बात पर बनने लग गई कि कौन अच्छी सड़कें बनाता है। ऐसा ही लग रहा है लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले लेंगे
और फिर चार्जर लगाने को लेकर हाय तौबा मचेगी और फिर अपने आप चार्जर भी लग जाएंगे जगह जगह। और ये तो भारत लेट है इस मामले में। चीन में तो 55% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक ही बिक रही हैं, ये तो शायद आप जानते हो। लेकिन ये ज्यादा नहीं जानते हैं लोग कि दुनिया में सबसे ज्यादा नई गाड़ियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां कहां बिक रही हैं आजकल। हैरान रह जाएंगे आप सुनकर। नॉर्वे जैसे यूरोप के छोटे देश को छोड़ दो तो पता है आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हिस्सा किस देश में है? नेपाल में। जी, नई गाड़ियों में 76%, 76% गाड़ियां नेपाल में इलेक्ट्रिक बिक रही हैं। वहां पानी से बिजली बहुत होती है, नेपाल तो बिजली एक्सपोर्ट भी करता है। तो वहां चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहुंच गई हैं और सब लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रहे हैं, क्योंकि वहां पहाड़ों में पेट्रोल डीजल पहुंचाना ही बड़ा काम होता था। पहले भारत से पेट्रोल डीजल जाता था, क्योंकि नेपाल में समुद्र तो है नहीं, तीन तरफ से वो भारत से घिरा है। लेकिन अब वो भारत से पेट्रोल डीजल आने पर उतना निर्भर ही नहीं रहेगा। चीन में बनी हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। वहां पर पाकिस्तान में भी तेजी से ये होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम बस ये है कि वहां बिजली नहीं है उतनी, तो वो अलग मसला है। लेकिन दुनिया भर में ये होता जा रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ अब ज्यादा रुख कर रहे हैं, और भारत में भी हो रहा है। तो मतलब दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है वो ही आने वाले सालों में कम होने का अनुमान है। एक अनुमान यह है कि 2027 तक ही बढ़ेगी जो डिमांड बढ़नी है। उसके बाद कच्चे तेल की मांग दुनिया में कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी कच्चे तेल के दाम उसके बाद बढ़ेंगे ऐसा तो नहीं लग रहा है। युद्ध भी हो जाए तब भी, क्योंकि दुनिया अब ईरान युद्ध के बाद अपने हिसाब से तैयारी करके बैठी है। और भारत के एथेनॉल का आंकड़ा यह है कि जून में तेल कंपनियों ने एथेनॉल कितने का लिया? 71 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा है, जबकि पेट्रोल उससे सस्ता हो रहा है और होता ही जा रहा है। अगर कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल से $60 प्रति बैरल की तरफ गए, यानी और नीचे गए, तब तो एथेनॉल पेट्रोल से काफी महंगा पड़ने लग जाएगा। ऊपर से पब्लिक को डबल मार इसमें यह है क्योंकि एथेनॉल की माइलेज भी उतनी नहीं है जितनी पेट्रोल की होती है। यानी आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना उल्टा महंगा पड़ने लगे, क्योंकि पेट्रोल ही एथेनॉल से इतना सस्ता हो जाएगा। यानी महंगा भी पड़ेगा एथेनॉल मिलाना और माइलेज भी कम देगा, और बाकी जो विवाद हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। तो एथेनॉल का फायदा क्या रह जाएगा? फायदा सिर्फ इतना रह जाएगा कि उसको लेने के लिए डॉलर नहीं खर्च करने पड़ेंगे पेट्रोल को लेने के लिए। लेकिन उसमें भी जब रेट ही कम हो जाएगा, जब कच्चे तेल का रेट ही कम हो जाएगा, तो डॉलर वैसे ही कम खर्च करने पड़ेंगे। और दूसरी बात, रूस और ईरान रुपए में भी डील कर सकते हैं तेल की, तो वहां भी डॉलर नहीं खर्च करने पड़ेंगे। यानी ये एथेनॉल पर बवाल कुछ टाइम में कहीं बेमानी ना हो जाए, क्योंकि जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि दुनिया तो दूसरी तरफ आगे बढ़ चली है। ऐसा ही रहा तो एथेनॉल की कहानी कोई लंबी चलती हुई तो नहीं दिखती। गाड़ी तो पब्लिक आने वाले कई सालों के हिसाब से लेगी ना। ईरान युद्ध के टाइम तो आने वाले साल कुछ अलग ही लग रहे थे, लेकिन अचानक जो माहौल बदला है कच्चे तेल का, उसमें ये एथेनॉल की बहस ही कहीं बेमानी ना हो जाए, ना पब्लिक को कुछ करना पड़े ना तेल कंपनियों को। ईरान युद्ध ने एथेनॉल को उठाया था, ईरान युद्ध ही कहीं इसको गिराने की वजह ना बन जाए। 100 बात की एक बात।